नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। नमस्कार। कवि और कविता श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम है नागार्जुन। ये पाठ एनसीईआरटी की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित है। सबसे पहले प्रस्तुत है कविता पाठ। कविता का शीर्षक है बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की ऊमस से आकुल तिक्त मधुर विसतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा हो गाना यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गलों में कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में रजत रचित मणिखचित कला में पान पात्र द्राक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा रुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है।
अभी आपने सुना कविता पाठ। आइए अब देखते हैं कवि नागार्जुन की कविता के भिन्न भिन्न बिंदुओं का विश्लेषण। विषय विशेषज्ञ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर तथा सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर अजय तिवारी। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, उनकी कविता है बादल को घिरते देखा है। यह कविता 1940 में लिखी गई थी। नागार्जुन उन दिनों भी मैथिली में लिखते थे और हिंदी में लिखते थे। अपनी मैथिली कविताओं के लिए आगे चलकर उन्हें साहित्य अकेडमी का पुरस्कार भी मिला। मैथिली में और हिंदी में साथ साथ लिखने का एक मतलब यह भी है कि नागार्जुन लोक भाषा से और लोक संस्कृति से बराबर जुड़े रहे। ये कविता लोक संस्कृति के सीधे अनुभव की कविता तो नहीं है, एक बल्कि इसके बजाय एक क्लासिकल एक्सपीरियंस की, एक भव्य और विराट अनुभव की कविता है। लेकिन उस अनुभव के भीतर उनका जो लोक मन है, जिसमें देखे जाने दृश्यों को कविता में लाने की योग्यता होती है, ऐसा मन दिखाई पड़ता है यहाँ। बादल को घिरते देखा है। एक तो ये कविता प्रकृति के एक विशेष अनुभव पर आधारित है, और दूसरे एक बड़ी मज़ेदार बात है, नागार्जुन इस कविता को और इस तरह की कविताओं को अपनी सुहागिन कविता कहते थे। सुहागिन कविता इसलिए कहते थे कि उनकी राजनीतिक कविताएं तो लोगों में क्रोध पैदा करती हैं, लोगों में दूसरे तरह के भाव पैदा करती हैं, लेकिन पाठ्यक्रमों में नहीं लगाई जाती। ऐसी कविताएं पाठ्यक्रमों में लगती हैं और उन्हें इससे बहुत पैसा मिलता है, तो वो कहते थे कि ऐसी कविताएं बहुत पैसा देती हैं, ये सुहागिन कविताएं हैं जिनको हर जगह लोग पसंद कर लेते हैं। बहरहाल, हर जगह पसंद करें, इसके लिए कविता के अनुभव में कुछ ऐसी विशेषता होनी चाहिए जो सबको अपने भाव से जोड़ सके, और यही कवि के सामर्थ्य का पता चलता है। कविता पढ़ते समय हम उनके इस सामर्थ्य को बार बार देखेंगे, लेकिन इस पूरी कविता में आए हुए दृश्यों के बारे में उनकी एक सामान्य विशेषता की चर्चा शुरू में करना जरूरी है कि तथ्य, कोई भी तथ्य जिसे हम देख रहे हैं, वो जब अनुभव में ढलता है तो उसमें अपने आप एक विशेषता पैदा हो जाती है, और वही विशेषता दूसरों से कवि को जोड़ती है, कविता को जोड़ती है। जैसे अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अब इसमें पहली ही पंक्ति है अमल धवल गिरि के शिखरों पर। ये हिमालय का दृश्य है, बहुत स्पष्ट है। अमल है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, वो अब की तरह प्रदूषित नहीं रहा होगा 1940 में। धवल स्वच्छ, अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। तो ये किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा में देखे गए दृश्य की स्मृति है, पहली बात तो ये। लेकिन इस तरह के दृश्य हिंदी में सबसे भव्य रूप में कालिदास की कविता में आए हैं, और नागार्जुन इस बात को संकेतित करना चाहते हैं कि यह कालिदास के अनुभव से कहीं होड़ लेने वाली कविता है। अमल धवल गिरि के शिखरों पर यह पंक्ति कालिदास नाम की कविता में भी आई है। अमल धवल गिरि के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। तो या तो कालिदास उन शिखरों पर सोए थे और उनका उन्होंने ऐसा वर्णन किया था, या फिर नागार्जुन उन शिखरों में रमे थे कि उन्होंने इसका ऐसा वर्णन किया है। तो अपने को उनके समकक्ष रख के, उनके सामने रख के उन्हें वो सम्मान भी देते हैं, लेकिन उनको आत्मसात करके उनसे आगे बढ़ने का उपक्रम भी करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। ये जो मोती जैसे छोटे छोटे तुहिन कण हैं, ओस की बूंदें हैं, ये वास्तव में उन गिरि शिखरों की, यानी जो बादल अमल धवल गिरि के शिखरों पर आए हैं, उनके कण हैं। तो ओस को बादल का कण बनाना ये अनुभव की विशेषता संकेतित करता है। ओस का वर्णन बहुत लोग करते हैं, लेकिन नागार्जुन बादल को देख रहे हैं तो उस बादल के पानी से इस ओस तक एक तारतम्य देखते हैं। कवि की
दृष्टि की खूबी यही होती है कि वो जीवन में, प्रकृति में, सृष्टि में जो अंतःसूत्र छिपे रहते हैं, जो अंतः संबंध छिपे रहते हैं, उन्हें पहचानता है और उससे उसकी कविता निखरती है। नागार्जुन इन जगहों पर बराबर गए हैं, उन्होंने इन दृश्यों को देखा है। इसके साथ यहाँ एक बात और रेखांकित करने की है कि बादल का संबंध वर्षा से है, और मेघदूत लिखने वाले कालिदास वो वर्षा के कवि हैं। निराला बादल राग लिखने वाले वर्षा के कवि हैं। नागार्जुन बादल को घिरते देखा है लिखने वाले वर्षा के कवि हैं। एक किसान समाज से जुड़ी संस्कृति में वर्षा का बहुत महत्व है, और वर्षा इस अर्थ में कहा जाए तो हमारी काव्य परंपरा को एक वैभव, एक अर्थ देने वाली प्रक्रिया है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब मानसरोवर का दृश्य है, ऊपर भी मानसरोवर है, ये जो हंस तैर रहे हैं ये भी उसी मानसरोवर में है। हिमालय के ऊंचे कंधों पर बहुत सारी झीलें हैं, छोटी मोटी, छोटी बड़ी, बहुत तरह की झीलें हैं, और कश्मीर तो आप जानते हैं झीलों का प्रदेश है। उनके श्यामल नील सलिल में पानी कितना स्वच्छ है। समतल देशों से आकर, समतल देश गर्म देश, वहां से ठंडे प्रदेश में बहुत सारे पक्षी आते हैं। ऋतु जब वहां प्रतिकूल होती है, अपने जीवन के लिए ये पक्षी एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते हैं। तो इन हिमालय के कंधों पर भी ऐसे पक्षी जाते हैं। वो पावस की उमस से आकुल है। पावस तो वर्षा की ऋतु है, और वर्षा में उमस बहुत होती है। तो उस उमस से जब वो व्याकुल होते हैं तो हिमालय पे आते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और हिमालय पे आते हैं तो उनका भोजन बदल जाता है, वो चीज़ें तो यहाँ नहीं मिलती। तो वो जो विस्तंतु हैं, विस्तंतु का मतलब होता है कमल की नाल है, उसके भीतर मुलायम रेशे होते हैं, वो रेशे। तो उन रेशों को वो कुछ कड़वे कुछ मीठे होते हैं, थोड़ा सा तिक्त, तो तिक्त मधुर, ऐसे रेशों को वो खोजते हैं, और खोजते हुए उसमें तैरते हैं। उन हंसों को मैंने तैरते देखा है। तो वो आए हैं अपना जीवन बचाने के लिए, भोजन खोज रहे हैं अपना जीवन बचाने के लिए, लेकिन मनुष्य के लिए उनकी ये गतिविधि सुंदरता का एक कारण बन जाती है। और इस तरह प्रकृति मनुष्य के सौंदर्य का एक अक्षय स्रोत है। प्रकृति की हर गतिविधि मनुष्य के लिए सौंदर्य का साधन बनती है, ये हमें स्पष्ट होता है यहाँ। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का मन बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शय वालों की हली दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। हंसों से बिल्कुल अलग तरह का चित्र है। लेकिन ये बात देखने की है कि नागार्जुन को मनुष्यों का और तमाम चीज़ों का तो बहुत अनुभव था, लेकिन प्रकृति का कितना अनुभव था, पशु पक्षियों के स्वभाव का कितना अनुभव था, ये भी दिखाई पड़ता है। और कोई बड़ा कवि ऋतुओं का, वनस्पतियों का, फूलों का, पेड़ पौधों का और पशु पक्षियों का व्यापक अनुभव रखे बिना महत्वपूर्ण कवि नहीं बनता। यहाँ चकवा चकई का वर्णन है। चकवा और चकई ऐसे पक्षी हैं जिनके लिए कहा जाता है कि ये दिन भर तो एक साथ खेलते हैं, लेकिन इन्हें कोई शाप मिला हुआ है कि ये रात में साथ नहीं रह सकते। इसलिए निशाकाल के चिर अभिशापित, उन्हें चिरकाल से यह अभिशाप मिला है कि वो रात में साथ नहीं रहेंगे। तो ऐसे पक्षी रात में साथ नहीं थे और सुबह वे फिर प्रणय कलह कर रहे हैं।
यानी वो चोंच लड़ा रहे हैं। ये चोंच लड़ाना देखने में तो लड़ाई जैसा लगता है, लेकिन ये प्रेम है। तो इसीलिए प्रणय कलह कहा गया है। और मनुष्य की तरह आडंबर नहीं होता पक्षियों में, इसलिए अंदर प्रेम हो ना हो, दिन में 10 बार कहना पड़ता है आई लव यू। तो पक्षियों को यह नहीं करना पड़ता, वो अपने सहज स्वभाव के हिसाब से आचरण करते हैं, उसी में उनका प्रेम, उसी में उनका सही स्वरूप व्यक्त होता है। लेकिन यहाँ आप देखें कि शुरू में पर्वत का जो वर्णन है वो लगभग वैसा ही पर्यवेक्षण है। पर्यवेक्षण यानी देखा हुआ, जाना हुआ, देख जान के परख के जब आदमी किसी चीज़ को अपनाता है तो उसको पर्यवेक्षण कहते हैं। तो ये ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। अब यहाँ अनिल तो पुल्लिंग है, पवन पुल्लिंग है। बाला अरुण की मृदु किरणें थीं, भोर का बालक अरुण है, छोटा उदित हुआ सूर्य है, नया नया सूर्य है, और उसके कारण अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। अगल बगल के जो शिखर थे वो मानो सोने की आभा से रंगे हुए थे। और ऐसे में ये जब सुबह सुबह की ये सूर्य आया, धीमे धीमे हवा चल रही है और शिखरों पर सोना मंडित हो गया, उस समय चकवा चकई अचानक सामने आ गए और प्रणय कलह कर रहे हैं। लेकिन रात भर ये अलग थे, नागार्जुन उसका संकेत करते हैं। और वो कहाँ कर रहे हैं? उस महान सरोवर के तीरे। तो जिस सरोवर में, यानी जिस मानसरोवर में हंस तैरते थे, उस मानसरोवर के तीर पर चकवा चकई प्रणय कला करते थे। तो ये मानसरोवर, हिमालय और मानसरोवर का एक भरा पूरा दृश्य बारी बारी से उभरता है हमारे सामने। और कवि एक एक अंश पर, इस पूरे दृश्य के एक एक अंश पर अलग अलग ध्यान केंद्रित करता है। ये उसके कलात्मक दृष्टि की विशेषता है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलखनाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कस्तूरी मृग उन इलाकों में होते हैं, और कस्तूरी मृग आप जानते हैं, कस्तूरी की गंध बड़ी सम्मोहक होती है, बड़ी मादक होती है। और वो कहते हैं नाभि में होता है हिरण के। जिस हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है वो कस्तूरी मृग कहलाता है। सभी हिरणों के नहीं होती है। ये जो कस्तूरी मृग है ये भी वहाँ है। अब आप शकुंतला का दृश्य याद कीजिए, अभिज्ञान शाकुंतल का, मानसरोवर, हंस और पक्षी, कस्तूरी मृग और उनके बीच कर्णों का आश्रम। आप पूरा दृश्य सजीव होता जाएगा, लेकिन उससे काफी अलग भी, वैसा भी और उससे अलग भी। ये है कालिदास से नागार्जुन की होड़। बहरहाल ये जो अलख नाभि, यानी जो नाभि दिखाई नहीं पड़ती, और वैसे अलख तो अलख निरंजन ब्रह्म को कहा जाता है, लेकिन यहां ब्रह्म नहीं है, उसकी नाभि उसके लिए अलग है, वो अपनी नाभि स्वयं नहीं देख सकता। तो उस नाभि से उठ के वो उन्मादक परिमल आ रहा है, परिमल यानी गंध, सुगंध, वो उन्मादक गंध आ रही है उसको मदमस्त करने वाली, और वो जान नहीं पाता कि ये गंध कहाँ से आ रही है, और उस गंध के पीछे व्याकुल होके घूमता है। ये जो कस्तूरी मृग का घूमना है, नागार्जुन ने इसको कितने अच्छे ढंग से चित्रित किया है, हमारे सामने स्पष्ट होता है। कहाँ गया धनुपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझालिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अद्भुत दृश्य है। यहाँ कालिदास के यहाँ तो अलका नगरी थी और उसका राजा कुबेर था, लेकिन कुबेर और अलका तो पौराणिक कथानक है, पौराणिक संदर्भ हैं, वास्तविक नहीं है। कालिदास ने यथार्थ में पुराण को मिलाया था, इसलिए उनके चित्रण में यथार्थ के साथ कल्पना थी। नागार्जुन
उस पुराण को अलग कर देते हैं। जो वास्तविक है उसको ही देखते हैं। और इस अर्थ में नागार्जुन की कला का सामर्थ्य भी पता चलता है कि आप कल्पना से बहुत सी चीजों को मिला के दृश्य को भव्य बना सकते हैं, अधिक सुंदर बना सकते हैं। लेकिन वास्तविकता जो जैसी है उसको उस रूप में देखें और तब उसकी भव्यता और सुंदरता आपके सामने उभर सके, ये बहुत अधिक कलात्मक सामर्थ्य की बात है। और नागार्जुन ऐसा करते भी हैं और उन्हें इस बात का विश्वास भी है। इसलिए वे कहते हैं कि जरा सोचिए, धनपति कुबेर कहां गया, उसकी अलका कहां गई। कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, बादल को व्योम प्रवाही गंगा जल कहा गया है। बादल में जल भरा हुआ है और वो व्योम में, आकाश में घूम रहा है। तो मानो गंगा नदी आकाश में बादलों के रूप में घूम रही है। ये जो व्योम प्रवाही गंगा जल था कालिदास का, ये कहां चला गया? ये सब गया। क्यों गया? अब कालिदास का अनादर नहीं करते, कहते हैं उन्होंने तब देखा था ये बरस गया होगा कहीं, क्या पता कहीं बरस न गया हो, और बरस गया होगा। उसके बाद कहते हैं जाने तो वह कवि कल्पित था, वो तो कवि की कल्पना थी। मैंने लेकिन इसके बजाय इस दृश्य को साक्षात देखा है भीषण जाड़ों में। अभी पीछे वसंत का वर्णन था, अब शिशिर का वर्णन है। भीषण जाड़ों में मैंने नभचुंबी कैलाश, जो कैलाश गगन को चूम रहा है, उसके शिखर पर अब वहां पहुंचने वाला मेघ कोई ऐसे छोटी मोटी बदलियां नहीं होंगी, वो महामेघ है। उस महामेघ को, और उस मेघ के भीतर बिजलियां होती हैं, वो झंझानील कहलाती हैं। तो उस झंझानील से महामेघ को भिड़ते हुए देखा है। बादल और उसके भीतर की बिजली जो कड़क रही है, मानो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इस रूप में वे इस दृश्य की कल्पना करते हैं। यहां दृश्य साक्षात है, लेकिन उसमें इस भिड़ंत की कल्पना, केवल इस भिड़ंत की कल्पना है, लेकिन ये भिड़ंत भी है साक्षात। तो इसलिए नागार्जुन कल्पना का सहयोग लेते हैं देखे हुए दृश्य को संवारने के लिए। कालिदास ने देखे हुए दृश्य में कल्पना के दृश्यों को मिलाया था। इस तरह एक रोमांटिक कवि और एक यथार्थवादी कवि का अंतर भी हमारे सामने स्पष्ट होता है। जब वो कहते हैं कि वो कवि कल्पित था, तो कालिदास को अस्वीकार भी करते हैं, लेकिन कालिदास के ही सारे दृश्यों को फिर से जब सामने लाते हैं तो कालिदास की महत्ता रेखांकित भी करते हैं। और इसलिए एक कवि की अपने पुरखे कवि से ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, स्वस्थ होड़ है। और कभी भी कवि पीछे की बातों का, बड़े से बड़े कवि का सम्मान करते हुए उसकी बातों का दोहराव नहीं करता, उसकी बातों से आगे कदम बढ़ाता है। और इसीलिए कविता निरंतर विकास करती है। यहां एक छोटी सी बात का उल्लेख और करना जरूरी है। यहां बड़ा थोड़ा सा संघर्षपूर्ण भीषण दृश्य है। जाड़ा भीषण है और वो झंझानील से महामेघ की भिड़ंत भी भीषण है। तो ऐसे भीषण दृश्य तो आए हैं नागार्जुन के प्रकृति में, लेकिन पता नहीं क्या बात है, नागार्जुन के पूरे काव्य में प्रकृति के कर्कश दृश्य नहीं आए हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, निराला जी के बड़े प्रेमी कवि थे। निराला को के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, कविताएं कई लिखी हैं, और उनके जैसा ट्रिब्यूट तो बहुत कम लोगों को दिया होगा नागार्जुन ने। निराला के यहाँ धूप का वर्णन इस रूप में भी आता है निरी पैनी छुरी रवि की छटा, या उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भूख। ऐसा चित्रण, ऐसा कर्कश चित्र प्रकृति का नागार्जुन के यहां कहीं नहीं आता। ये चित्र भी भव्य है, भीषण है, संघर्षपूर्ण है, लेकिन शीतल है, भीषण जाड़ों में है। वैसी कर्कशता नहीं है इन चित्रों में भी। उसका कारण है नागार्जुन संघर्ष के, व्यंग्य के, राजनीति के कवि भी हैं। समाज की विडंबनाओं पर जैसा प्रहार करते हैं वैसा दूसरा कवि कोई क्या करेगा। तो इसीलिए कुछ लोग उनको आधुनिक कबीर कहते हैं। तो जब वो जीवन के संघर्ष से थक जाते हैं तो
राहत लेने, नई ऊर्जा लेने प्रकृति के पास जाते हैं। इसलिए यहां उन्हें वैसी कर्कशता की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रकृति हमेशा उनके यहां उत्फुल्ल है, यानी प्रसन्न है, प्रेरणादायक है, शांत है, शीतल है, भव्य उदात्त है, तो भी शीतल है, कर्कश नहीं है। यह एक विशेष चीज है जो नागार्जुन की कविता में ध्यान देने की है, और ऐसा हिंदी में किसी दूसरे कवि में नहीं है। हिंदी में ही नहीं, किसी दूसरी भाषा में भी किसी दूसरे कवि में नहीं है। यह नागार्जुन का अपना गुण है प्रकृति के चित्रण में, जो अन्यत्र नहीं दिखाई देता। एक छोटी सी बात का इशारा और करें कि मेघदूत का पता नहीं है, क्योंकि वो तो बरस गया है। तो जो मेघदूत बरस चुका है अब तो दिखाई नहीं दे सकता, लेकिन नागार्जुन ने दूसरे मेघों को देखा है। तो एक तरफ कवि कल्पित और एक तरफ मैंने देखा है। मैंने तो भीषण जाड़ों में ये देखा है, और ये देखा है कुछ कबीर की याद नहीं दिलाता, आंखन देखी। और इस तरह दूसरे कविताओं के कितने संदर्भ या दूसरे कवियों के कितने संदर्भ कितने रूपों में नागार्जुन के यहाँ आते हैं, और वहाँ किसी संदर्भ में होंगे, यहाँ किसी संदर्भ में आएंगे। और यही कवि की मौलिकता होती है कि वो अनेक संदर्भों को अपने अपने प्रसंग में रूपांतरित कर देता है, अपनाता है और बदल देता है। शत शत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देव दारु कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुहड़ गलों में, कानों में कुबले लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षासो पूरित, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरा ऋण आंखों वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। क्या ये दृश्य 1940 में भी वास्तविक दृश्य है? किन्नर किन्नरियां 1940 में थीं। पर्वतीय प्रदेश का जनजीवन ऐसा था, या उस जीवन को थोड़ा आदर्श रूप देने के लिए नागार्जुन ने पुराने काव्यों में वर्णित कथा प्रसंगों का उपयोग किया है? यहां नागार्जुन ने भी कालिदास की तरह पुराने प्रसंगों से और उसकी कल्पना से अपने समय के, यानी उस समय के जनजीवन का आदर्शीकरण किया है। तो यह वास्तविक दृश्य नहीं है, यह कल्पना से निर्मित एक आदर्श दृश्य है। कवि का काम इस आदर्श दृश्य के बिना ऐसी कविता में तो नहीं चलता, ये नागार्जुन भी प्रमाणित कर देते हैं। ये बात तो सच है, शत शत निर्झर निर्झरणी कल, वो झरने झरनियाँ और नाले नहरें ये सब हैं, और मुखरित देवदारू कानन में, देवदारू के जंगलों में यह सैकड़ों सैकड़ों झरना झरनी नाले ये मुखरित है, यानी कल कल करते हुए बह रहे हैं। शोभित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर। अब भोजपत्र से 1940 में कुटी नहीं छाई जाती थी, ये तो निश्चित है, और भोजपत्रों का प्रयोग बंद हो चुका था तब तक। ये पुराने प्रसंगों से लिया गया वो है, लेकिन पूरी कविता के मिजाज के अनुसार ये खुद एक सुंदर और भव्य रूप ले लेता है और विश्वसनीय लगता है। तो कविता में किसी बात का तथ्य होना जरूरी नहीं है, कविता में किसी बात का विश्वसनीय होना जरूरी होता है। यही कला तथ्य कहे जरूरी नहीं है, कला विश्वसनीय तथ्य कहे ये जरूरी है। छाई हुई कुटी के भीतर, अब आप सोचे भोजपत्रों से कुटी छाई हुई है कुटी भोजपत्रों से छाई हुई है, सीधी सादी है, लेकिन उसके भीतर जो जीवन है वो कैसा है, यहां समझ में आ जाएगा कि यह कैसे कल्पना ही है। जीवन कैसा है? रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। कुंतल यानी बालों को
वो रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से सजाए हुए। इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गलों में। इंद्रनील पता नहीं तब इतने मिलते थे नाले माला बनाने के लिए, बहरहाल, लेकिन सुंदर दृश्य तो है। कानों में कुबले लटकाए। अब ये केवल स्त्रियां नहीं हैं, ये कुबले पुरुष भी लटकाए हुए हैं। शतदल लाल कमल वेणी में, शतदल यानी 100 दलों वाला लाल कमल वेणी में, वेणी यानी चोटी, चोटी में कमल लटकाने का चलन कम से कम 20वीं शताब्दी में नहीं था, ये बहुत पुराने समय रहा होगा। रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र, पान पात्र यानी वो जिससे शराब पी जाती है वो पात्र, उसमें द्राक्षासव पूरित, वो द्राक्षासव से भरे हुए, द्राक्षासव यानी वो आयुर्वेद की दवा नहीं, द्राक्षासव का मतलब है अंगूर की शराब, द्राक्षा माने अंगूर, आसव माने उसका अर्क, तो अंगूर की शराब, तो वो पान के पात्र अंगूर की शराब से भरे हुए हैं। और वो पात्र भी मामूली नहीं हैं, वो रजत रचित हैं, चांदी से बनाए गए हैं और उनमें मणियां अंकित हैं, खचित हैं और बड़े कलामय पात्र हैं। ऐसे पात्रों में शराब रख के, और वो शराब भी, वो प्याली कहाँ रखी है? वो प्याली रखी है लोहित चंदन की त्रिपदी पर। त्रिपदी कहते हैं 3 पांव वाले स्टूल को। तो और वो स्टूल किस चीज का बना है? लोहित चंदन से, लाल रंग के चंदन के लकड़ी से वो त्रिपदी बनी है। उस पर रखे हुए नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे। कस्तूरी मृग वैसे ही मुश्किल से मिलते हैं, और बाल कस्तूरी मृग को मार के उनकी जो चमड़ी है उसका आसन बना के बैठते थे। वो मृग छाला कहते थे उसको। तो वो बाल कस्तूरी मृग छालों पर बैठे हुए हैं। बड़े मृग को मार के मृग छाल नहीं बनाई है, बाल कस्तूरी मृग छाला पर बैठे हुए हैं। तो ये सब वर्णन कालिदास से और दूसरे कवियों से, परंपरा से लिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल्पना को सजीव करके या यथार्थ को कल्पना से नया रूप देकर कवि यहाँ वास्तविकता को अपने अलग ढंग से देखने और चित्रित करने की कोशिश कर रहा है। उन पर पलथी मारे मदिरा ऋण आंखों वाले। मदिरा ऋण, शराब पीने से आंखें लाल हो गई हैं, तो मदिरा से अरुण आंखें, उन किन्नर किन्नरियों को मैंने देखा है। और किस रूप में देखा है? मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। तो आप दृश्य की कल्पना करें, भोजपत्र की छाई कुटी के अंदर वो उस तरह से सजे संवरे किन्नर किन्नरी बैठे हैं, द्राक्षासव सामने रखा है, वंशी लिए हुए हैं, कोमल उंगलियों से उस वंशी को बजा रहे हैं। और ये दृश्य मैंने देखा है, निश्चित रूप से कल्पना को सजीव करके देखा है, क्योंकि किन्नर किन्नरी इतनी कोमल उंगलियों से पराधीन भारत में 1940 में वंशी बजा रहे थे। ये वास्तविकता नहीं है, लेकिन वास्तविकता न होकर भी वास्तविकता है, क्योंकि कवि ने जीवन के इस सुंदर उदात्त भव्य पक्ष को इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और नागार्जुन की ये बहुत बड़ी विशेषता है। अभी आप देख रहे थे NCERT की हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित नागार्जुन और उनकी कविता पर आधारित ये कार्यक्रम। इसकी विवेचना कर रहे थे डॉक्टर अजय तिवारी। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी यदि आपके मन में पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा हो, तो अपने मित्रों से या अपने अध्यापकों से ज़रूर चर्चा करें और हमें पत्र भी लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET NCERT, चाचा नेहरू भवन, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविताओं के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए